वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग अब आधा पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन और कैसे कंसोलिडेशन किया गया था खिलजी और तुगलकों के दौर में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि इन लोगों का किंगडम काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और अब ये लोग को एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गवर्नर चाहिए थे। तो या तो ये लोग एरिस्टोक्रेट रख सकते थे जो कि अमीर लोग होते थे जो गवर्नर का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने खास करके इल्तुतमिश ने स्पेशल स्लेव रखे मिलिट्री सर्विस के लिए और उनका नाम था बेंदागल बेंदागन। तो ये जो बंदागन थे ये पर्शियन टर्म है। ये जो थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस पर आ गए और ये लोग एक तरह के स्लेव ही थे जो कि बस मेन जो अपने मास्टर का बात मानते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सुल्तान ने एडवाइस किया कि कैसे स्लेव बेहतर होते हैं सन से और उनको प्रमोट करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक क्लाइंट वर्ड है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे दिया हुआ है कि समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर और डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। तो कोई जब दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो उसका क्लाइंट होता है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कोई वकील होता है तो उसका क्लाइंट होता है, यानी कि वो उस पर डिपेंडेंट है लड़ने के लिए केस। तो उसी सेंस में हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या हुआ कि खिलजी और तुगलक जो है वो लोग बांदागन तो यूज करते ही रहे और जो लोग हम्बल बर्थ से थे वो लोग उनके क्लाइंट थे। मतलब कि जो लोग थोड़े लो कास्ट या लो लैडर से आते थे सोसाइटी के, उनको भी ये लोग हाई पॉलिटिकल पोजीशन में डालने लगे थे। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया क्योंकि काफी लोग उनका विरोध किए थे। तो इससे एक कन्फ्लिक्ट सा आ गया ओल्ड और न्यू नोबिलिटी के बीच में। और जो पहले से जो लोग एलाइट थे जिन्हें त्वारीख कहा जाता था वो लोग दिल्ली सुल्तानत सुल्तान को क्रिटिसाइज किए और बोले कि लो और बेस बोर्न को हाई ऑफिसेज पे नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान महमूद तुगलक का बात हो रहा है, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों क्रिटिसाइज किया गया था सुल्तान को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पुराने सुल्तान लाइक द अर्लियर सुल्तान खिलजी और तुगलक जो थे वो लोग भी मिलिट्री कमांडर सेट किए थे अपने गवर्नर का डिफरेंट डिफरेंट साइज के टेरिटरी के लिए। और ये जो जमीन होते थे इनको कहा जाता था इक्ता, और जो लोग इनको हैंडल करते थे उनको कहा जाता था इक्तेदार या फिर मुक्ति। और ये जो मुक्ति का जो मेन काम था वो था मिलिट्री कैंपेन को लीड करना और लॉ एंड ऑर्डर बना के चलना उस पूरे इक्ता में, यानी कि उस पूरे एरिया में। उसके बाद जो मिलिट्री सर्विस का जो एक्सचेंज था तो उनसे जो रेवेन्यू उनको मिलता था एज एज ए सैलरी उनके लिए वही मतलब वो लोग लेते थे जो भी रेवेन्यू मिलता था उनको मुक्ति से, मिनिकता से। और यही रेवेन्यू से वो लोग अपने पूरे सोल्जर को भी पे करते थे जो उनको कमाई होता था इस रेवेन्यू से। और मुक्ति को जो ये काम दिया जाता था इसका बहुत ज्यादा फायदा था क्योंकि वो लोग को इतना ज्यादा दिन के लिए नहीं दिया जाता था, थोड़े ही समय के लिए दिया जाता था और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाता था। और ये थोड़ा सा रिगरस और हार्श भी था, लेकिन ये बहुत यूज होता था स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में। तो खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी में ये सब काफी यूज हुआ था। मुफ्ती जो थे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और ये स्टेट में प्रिस्क्राइब भी थे और जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स थे वो भी रखना उन्हीं का काम था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की, जब वो लोग हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते थे तो वो लोग समंता को वहां का हेड बना देते थे और समंता को फोर्स करते थे कि वो ही लोग रूल करे उस जगह पे ताकि उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। और इससे क्या होता था कि जो रिच लैंडलॉर्ड जो समंता होते थे उनका राज आ जाता था उस जगह पे। और अलाउद्दीन खिलजी के दौर में तो ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग को थोड़ा सा टैक्स भी भरना पड़ता था। जो लोकल चिफेटियंस होते थे उनको उनका टैक्स कैंसिल कर दिया गया था और वो लोग को अलग से टैक्स भरना पड़ता था। और जो सुल्तान थे वो लोग यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वो लोग लैंड को भी मेजर कर लिए थे और स्पेशली 3 तरह के टैक्स लगाए थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला था कि जो खराज नाम का टैक्स था जो कल्टीवेशन पे लगता था, वो ऑलमोस्ट 50% जो भी पीजेंट उगाता था यानी फार्मर उगाता था उस पे लगता था। दूसरा था कैटल पे, जो भी कैटल वो लोग रखते थे। और तीसरा था उनके घर पे। तो ये 3 तरह का टैक्स था, इससे काफी कमाई होती होगी अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। उसके बाद कुछ पार्ट ऐसे हो गए थे जो कि काफी ज्यादा दूर हो गए थे दिल्ली जो मेन कैपिटल थी उससे, जैसे कि बंगाल या फिर साउथ इंडिया। तो वो लोग धीरे धीरे करके पूरा रीजन ही इंडिपेंडेंट बन गया। और यहाँ तक कि गैंगेटिक प्लेन जो कि फॉरेस्टेड एरिया नहीं था,
मतलब फॉरेस्टेड एरिया था, उसको भी वो भी इंडिपेंडेंट हो गया था, और वहां भी सुल्तान पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, और बीच बीच में वो लोग कभी कभी जीतते भी रहते थे। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता था। फिर यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का बात है कि कैसे चिफ्टेंस जो थे वो लोग फोर्टिफाई करते थे। फिर यहाँ पे मंगोल मंगोल जो थे वो लोग एक मंगोल थे जंगेज खान। वो लोग त्रैनेक्स त्रैनेक्सोसिनिया जो नॉर्थ ईस्ट ईरान में है उसको 1219 में जीत लिए थे, इन्वेड कर लिए थे, मीन उसके अंदर घुस गए थे। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे काफी ज्यादा प्रेशर बन गया था, और मंगोल अटैक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के दौर में और मोहम्मद तुगलक के दौर में। और जिसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सुल्तान कमजोर भी पड़ गया। अगर हम लोग यहाँ देखें कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के, तो इन दोनों का अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करें तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पे 2 बार अटैक हुआ था, एक ऑलमोस्ट 1300 में और एक 1302 में। तो उस समय लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दिल्ली सल्तनत जो था उस वो भी अर्ली ईयर ऑफ रेन्स मोहम्मद तुगलक के भी रेन में अटैक हुआ था। तो उस समय भी मंगोल आर्मी को हरा दिए थे मोहम्मद तुगलक। तो इस कारण उनके पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी, और उनका उनको अपने भरोसा था कि वो लोग त्रानोक्स जीनिया को भी जीत लेंगे, जिस शहर के बारे में अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे यहाँ पे कि जो नॉर्थ ईस्ट ईरान में है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एक गैरिसन टाउन जो कि सीरी नाम का, आप मैप 1 में याद होगा देखे थे, सीरी नाम का गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किए थे। और जबकि मोहम्मद तुगलक जो है वो लोग कोई गैरिसन टाउन नहीं बनाए, बल्कि दिल्ली एक कोरोना जो को भी खाली करा दिया गया था, और जो ओल्ड सिटी था वहां से दौलताबाद एक नया कैपिटल बनाया गया था जो कि थोड़ा साउथ में था, वहां सारे रेसिडेंट को भेज दिया गया था। और इनके अलाउद्दीन खिलजी के दौर में टैक्स लगाया गया था गंगा और यमुना के जमीन के बीच में 50%, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। और मोहम्मद तुगलक के दौर में क्या हुआ था कि एडिशनल टैक्स लगाया गया था, हालांकि उसमें फेमाइन भी आ गया था, तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत आ गया था उस वक्त। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में देखा जाए तो सोल्जर को पे किया जाता था कैश में इक्ता के बजाय। और वो लोग दिल्ली का प्राइस भी कंट्रोल रखा जाता था ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो सरकार को। और इनके समय में काफी इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, ये इन्होंने टोकन करेंसी लाया था जो कि प्रेजेंट डे पेपर करेंसी जैसा ही है, मगर उस समय ये आइडिया काफी बड़ा फ्लॉप हुआ था, क्योंकि लोग काफी चालाक थे, वो लोग गोल्ड और सिल्वर को उसके रियल दाम में बेचते थे, और जब यूज करते थे तो सिर्फ टोकन करेंसी यूज करते थे, और वो सब बचा लेते थे और उसको गोल्ड और सिल्वर के तरह यूज करते थे, तो इससे ये आइडिया ही फ्लॉप हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दौर में क्या हुआ कि सारे चीजों के दाम काफी कंट्रोल थे, इसलिए वो लोग मंगोल इन्वेजन भी सह पाए थे। जबकि इसके उलट टोकन करेंसी के कारण और बड़े आर्मी रखने के कारण ये लोग का आर्मी हर जगह हारा, और कश्मीर में भी हारा, और दौलताबाद वाला शिफ्ट करना भी बहुत खराब रहा, टोकन करेंसी तो बहुत बड़ा डिजास्टर था। तो सब कुछ ही बेकार रहा मोहम्मद तुगलक के दौर में, अगर अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करें तो वो एक फेलियर था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे दिल्ली और आगरा का बात हो रहा है कि 1526 तक ही रूल कर पाए सैयद और लोधी, और उसके बाद तो ज्यादातर एरिया इंडिपेंडेंट ही हो गया था, चाहे वो साउथ इंडिया हो या ईस्ट या गुजरात राजस्थान बंगाल कुछ भी हो। फिर शेरशाह सूरी का भी एक डायनेस्टी था, सूर डायनेस्टी, उन्होंने हुमायूं को हराया भी था, और कुछ दिन के लिए वो 15 साल चला था, और उनका वो अलाउद्दीन खिलजी के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के गुण सीखे थे। बाद में चल के अकबर भी इन्हें यूज किए ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के तरीका। तो उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑर्डर या पीस ऑफ गॉड का बात हो रहा है, ये फ्रांस में शुरू हुआ था, 3 क्लास में बांटा गया था पूरी सोसाइटी को। जो लोग प्रे करते थे, जो लोग लड़ाई करते थे, और जो लोग जमीन को टिल करते थे, यानी कि जो किसान थे। तो और चर्च का पूरा सपोर्ट था। जो लोग लड़ा झगड़ा करते थे, ऑलमोस्ट इंडिया में अगर देखा जाए तो राजपूत के तरह जो लोग वॉरियर क्लास थे, तो वो लोग को नाइट्स कहा जाता था। और जेरूसलाम शहर में मुस्लिमों का कब्जा हो गया था, तो इसलिए ये लोग चर्च जो था यानी कि क्रिश्चियंस, वो लोग ने नाइट बनाया था। और इससे क्या हुआ, नाइट पहले तो बहुत लो क्लास से आते थे, मतलब नोबल से नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे तो इतना इनका बड़ाई होने लगा कि नोबल भी बनना चाहते थे नाइट। आई होप एक्सरसाइजेज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मस्ट लाइक द वीडियो, share it as much as possible, subscribe the channel, and thank you very much for listening.